हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 2 पार्ट इससे पहले हमने भेजा था उत्तर प्रदेश पुलिस पर्पस से। हमारा दोस्तों आज का तीसरा पार्ट होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन, किसको हमने प्रैक्टिसर बनाया है। और हमने आप लोगों को बोला था कि हमारे जो क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज ये आर्यन प्रकाशन पर आधारित है। उसी प्रकाशन के आधार पे हमने बनाया। क्वेश्चन तो हमने नहीं उठाया, लेकिन आप पूरा हमारा प्रयास रहा कि उसी के आधार पे। तो दोस्तों हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा एक भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस से हटने ना पाए। लेकिन दोस्तों हमारे प्रयास से आप अपना सिलेक्शन नहीं करा सकते जब तक खुद नहीं अपना प्रयास करेंगे। अगर आप अपना प्रयास करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। और फिर हम एक बार आप लोगों से कहेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है दोबारा आपको नसीब नहीं होगी। इतनी वैकेंसी कभी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग लापरवाही मत करें। क्योंकि अगर आप लोग लापरवाही करोगे, आराम करोगे, तो श्योर ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। और ये आपको पता है कि एग्ज़ाम कब करा देंगे किसी को नहीं पता। क्योंकि जब डेट घोषित करेंगे और अगर आप लोग सोचो कि डेट आने के बाद हम तैयारी शुरू करें तो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए समय को देखते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर, अच्छे से अच्छा वीडियो भेजने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो कहाँ किसको देता है। तो किसको देगा बच्चों? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री को देगा, या लोकसभा अध्यक्ष को, या उपराष्ट्रपति को, या संसद को। तो किसे देगा बच्चों? तो हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर स्थान रिक्त कर सकता, यानी दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देकर अपना स्थान रिक्त कर सकते हैं। क्या हमारा बच्चों आंसर क्या जा रहा है? उपराष्ट्रपति जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि संसद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दी कि संयुक्त बैठक की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त बैठक ये हमारा बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया। तो संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है दोस्तों, हम आपको बता दी। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है और 6 माह का समय बीत जाता है, अब भारत के राष्ट्रपति को सूचित होता है, तो भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी करता है। और बुलाता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि लोक लेखा। तो लोक लेखा ये जो हमारा क्वेश्चन है कि लोक लेखा, तो लोक लेखा थोड़ा सा मिस्टेक है। लोक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता? तो पहले बच्चों आपको बता दें कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य ये लोकसभा के होते हैं दोस्तों, और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो राज्यसभा के होते हैं। और इसका चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? विपक्ष का नेता होता है इसका चेयरमैन। ठीक है, विपक्ष का नेता होता है। अब हम आ जाते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया है। तो यहाँ हमारा आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपातकाल की घोषणा के समय, जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उसके समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जो देखिए पहले बता दें दोस्तों
कि राष्ट्रपति के आपातकाल जो होता है ये आर्टिकल्स 352 और 360, 352 और 356 और 360 में वर्णित है। तो 352 दो कारणों से लागू होता है, आंतरिक विद्रोह या बाह्य आक्रमण के कारण। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक विद्रोह के कारण 352 का प्रयोग किया था, ठीक है। और 1962 में जब चाइना ने आक्रमण किया था तो बाह्य आक्रमण के कारण, और 1971 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो बाह्य आक्रमण के कारण लागू किया गया। तो इंदिरा गांधी हमारा आंसर जाएगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि निम्न में से कितने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1946 को जब पुनः संविधान सभा की बैठक बुलाई गई तो डॉक्टर बी.एन. राव को सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के परमानेंट अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। तो बी.एन. राव हमारा आंसर जाएगा बच्चों। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन ने भारत को किस रूप में मानने का विचार किया। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत को किस रूप में, तो बच्चों मैं आपको बता दें कि भारत को राज्यों का संघ। तो भारत क्या है दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भारत क्या है। तो भारत वर्तमान में 28 + 8 राज्यों का मिला करके एक समूह बनाया गया, एक संघ बनाया गया। तो भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक समूह है, राज्यों का एक संघ है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन किया गया। तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग लाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में लाया जाए या जरूरी नहीं कि राज्यसभा में लाया जाए। तो दोनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 उपस्थित होना जरूरी है और उपस्थित का 2/3 सदस्य है। यदि महाभियोग के पक्ष में तो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। और महाभियोग लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना जरूरी है। तो अगर प्रथम सदन में पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में ये जरूरी नहीं है कि कितने उपस्थित हैं, जितने भी उपस्थित हैं उसका 2/3 सदस्य है। यदि महाभियोग के पक्ष में है तो महाभियोग मान्य होगा, अन्यथा नहीं। तो हमारा जाएगा संसद के किसी भी सदन में। तो तीसरा सही है बच्चों। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन कौन करता है भाई। तो किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो यहाँ बच्चों आंसर जाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल करता है बच्चों, ठीक है। तो राज्यपाल करता है। चलिए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार की सूची से हटा दिया गया बच्चों। तो हम आपको बच्चों बता दें कि जब हमारे देश का संविधान बना तो 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु जब भारतीय संविधान का 44वां संशोधन 1978 में किया गया तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो आज मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 रह गए हैं बच्चों। तो बिल्कुल इसके बाद अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। 44वां संविधान जाएगा। मान हनन शब्दावली समानता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कहता है अपनी जाति के बाहर विवाह करने के लिए युगल
को दंडित करना, उसको मृत्यु दंड देना। देखिए, मानहानि उसे कहा जाता है जैसे किसी मौलिक अधिकार आपका है, या आपको किसी बात को ठेस पहुंचती है, या आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो ये आपका मानहानि का दावा किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी मानहानि यही जाएगा बच्चों, क्या जाएगा? पहला आंसर चाहिए। तो पहला आंसर लोग बड़ा इसको इश्यू बना लेते हैं कि अगर हम जात के बाद विवाह करते हैं या इस तरह कोई घटनाएं होती, लोग अपना इश्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मानहानि का दावा किया जा सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया। अनुच्छेद 32 से 35 में क्या है बच्चों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया बच्चों? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अगर हम बच्चों भाग की बात करते हैं तो भाग 4 में वर्णित है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को धारण करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका दायर करती है? तो धारण करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका दायर करती है बच्चों? क्या ऑप्शन दिया है कि किसी पद को, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जारी किया जाता है, या व्यक्ति के स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पुलिस परमादेश कहता, हम आदेश देते हैं किसी अधिकारी, न्यायालय या सरकार के विरुद्ध जारी किया जाता है परमादेश। अब हम आते हैं मैडम, सॉरी, उत्प्रेषण न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा उनके विरुद्ध जारी किया जाता है जैसे किसी व्यक्ति ने किसी पद को जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जैसे किसी ने किसी मकान कब्जा कर लिया, प्लाट कब्जा कर लिया, तो उसके विरुद्ध जारी होता है अधिकार परीक्षा। क्या हमारा बच्चों आंसर क्या जाएगा? अधिकार परीक्षा जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पास किया गया। अगर बच्चों हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19A में रखा गया सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो बच्चों में आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद में सभी शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी शामिल होते हैं, मुखिया भी शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है, राज्य मंत्री भी शामिल होता है, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी शामिल होता है। लेकिन अगर हम बच्चों बात करते हैं मंडल, मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मंत्रिमंडल में केवल मुखिया और कैबिनेट शामिल होता है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में अनुच्छेद 352 में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है, याद रखिएगा इसको। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आ जाता है संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? तो भारत, दैट इज इंडिया, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अब हम आ जाते हैं संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो 62 वर्ष, अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो 65 वर्ष। ये हमारा 65 वर्ष जाएगा। नियुक्त में से किस देश से लिखित संविधान नहीं है? तो किस देश का लिखित संविधान नहीं है बच्चों? तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि लिखित अलिखित का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दें लिखित अलिखित का मतलब क्या होता है कि कहता है कि लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य की बात आती है बच्चों। हमारे यहाँ अलिखित संविधान है, लिखित संविधान है। ब्रिटेन में अलिखित है। तो ऐसा नहीं कि ब्रिटेन का, हाँ, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन, तो ऐसा नहीं कि ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया, लिखा गया, लेकिन यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मांगा जाता।
हमारे यहाँ लिखित साक्ष्य माना जाता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। जो लिखित संविधान जिस देश का है वहाँ हर चीज लिखित साक्ष्य मांगा जाता है, और जहाँ लिखित संविधान नहीं है वहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मांगा जाता। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं संसदीय चुनाव के प्रत्याशी की आयु वर्ष में कम आयु। संसदीय चुनाव, तो संसद चुनाव बनने के लिए यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 वर्ष है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो 20 क्वेश्चन का टारगेट है समाप्त होता है। हमारा एक कोटेशन है कि दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम। तो परिश्रम से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्तों, परिश्रम के आधार पर ही कुछ पाया जा सकता है। और कहता है कि सबसे अच्छा जीवन साथी होता आत्मविश्वास। अगर आपने आत्मविश्वास है तो किसी मंजिल को भी आप जीत सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।